हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर के आया हूं और देखते हैं कि आज हम जो वीडियो लेकर के आए हैं वो कितना इम्पोर्टेंट रहने वाला है आप सब के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज बात करने वाले हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। और थायराइड ग्लैंड हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। जितने भी हमारे बॉडी है, खास करके बायो के सेगमेंट में जब आप पढ़ते हैं तो प्लांट को और ह्यूमन को आप जितने भी ग्लैंड्स हैं उन सबको जो है जरूरी पढ़ना होता है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन दिख जाते हैं एग्जाम में। तो आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं और यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो एग्जाम के अलावा भी ये आपको जानना चाहिए कि आपके बॉडी में थायराइड ग्लैंड क्या काम करता है और किस तरह से आप उसको हेल्दी रख सकते हैं, किस तरह से आने वाले बीमारियों से आप बच सकते हैं जो थायराइड ग्लैंड में खराबी के कारण जो बीमारियां होती है। तो चलिए हम चलते हैं वीडियो में, देखते हैं कि और किस किस चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं इस थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं कि ये इंडोक्राइन ग्लैंड का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है ये। ठीक है, जो इंडोक्राइन सिस्टम है उसका सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ देता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं उस ग्रंथियां का सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम अगर आपको पूछ देंगे तो आपको ये बताना है। क्या बताना है? थायराइड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो और देखते हैं कि और क्या है। इट इज लोकेटेड इन आर नेक रीजन। कहां पर होता है? थायराइड ग्लैंड बिल्कुल हमारे नेक रीजन में होता है। और ये गर्दन वाला पार्ट, ये जो गर्दन वाला पार्ट है बहुत ज्यादा सूज जाता है, ये स्वेलन हो जाता है बहुत ज्यादा, और जिसके वजह से क्या होता है कि उसको हर चीज में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका शेप कैसा होता है। थायराइड ग्लैंड का जो शेप होता है बिल्कुल ABCD के जो H लेटर होता है, H लेटर की तरह ही इसका शेप होता है। किस तरह का? H लेटर की तरह ही शेप होता है। या दूसरा हम इसको और बोल सकते हैं, बटरफ्लाई शेप का भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? या तो आपको H नाम से पूछ देगा या दूसरा आपको बटरफ्लाई के नाम से पूछ देगा। ये बिल्कुल देख सकते हैं ना, आपकी बटरफ्लाई जैसे बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, और ये क्या करता है? इट सीक्रेट थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन। और थायरॉक्सिन हार्मोन ही क्या करता है? थायराइड ग्लैंड को पूरी तरह से मेंटेन रखता है। मतलब जो आपको ग्वाइटर जैसे बीमारी होती है, थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है? ग्वाइटर जैसे प्रॉब्लम को रोकता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन अगर कम हो जाएगा हमारे शरीर में, अगर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमारा ये नेक वाला, हमारा ये गर्दन वाला एरिया क्या हो जाएगा? बहुत ही ज्यादा सूज जाएगा और आपको ग्वाइटर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? घेंघा बीमारी। कौन सा बीमारी बोलते हैं हम? घेंघा बीमारी। ये घेंघा बीमारी हो सकती है। तो इस घेंघा बीमारी से बचने के लिए लोग क्या करते हैं? आयोडीन वाला नमक सजेस्ट करते हैं कि आयोडीन युक्त ही नमक आपको खाना चाहिए। ठीक है, जैसे आप देखते खास करके जो गर्भवती महिलाएं होती है, गर्भवती महिलाओं को कैसा नमक खाना चाहिए? आयोडीन युक्त ही नमक खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए आयोडीन वाला नमक? ताकि उनके अंदर जो भ्रूण पल रहा है, उनके अंदर जो बच्चे पल रहे हैं, उस बच्चे का अच्छी तरह से मानसिक विकास हो सके, शारीरिक विकास हो सके, और उसमें जो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होने की प्रॉब्लम जो होती है वो ना के बराबर रहे और उस बच्चे को इन फ्यूचर घेघा जैसी बीमारी ना हो, ग्वाइटर जैसे प्रॉब्लम ना हो। क्या करता है आयोडीन? क्या करता है आयोडीन? हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। आयोडीन अगर बॉडी में रहेगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन एक अपने लिमिट तक बनता रहेगा। लेकिन अगर मान के चलते हैं कि आयोडीन की कमी हो जाती है तो क्या होती? थायरॉक्सिन हार्मोन बनना बंद हो जाता है और फिर आपको ग्वाइटर जैसे प्रॉब्लम होता है। Hence it is also known as the iodinated हार्मोन। इसीलिए इस थायरॉक्सिन हार्मोन को हम कौन सा हार्मोन के नाम से जानते हैं? आयोडीनेटेड हार्मोन। कौन से हार्मोन? आयोडीनेटेड हार्मोन। आपको याद रखना है। अब इसकी फंक्शन देखते हैं कि इसके फंक्शन क्या क्या है। अभी तो हमने देखा कि ये जो है किस किस चीजों में हेल्प करता है, उसके बाद ये काम क्या करता है हम इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले इट रेगुलेट आर BMR। क्या करता है? ये हमारे BMR को रेगुलेट करता है। BMR क्या होता है? बसल मेटाबॉलिक रेट। हमारे मेटाबॉलिक रेट को भी क्या करता है? ये मेंटेन करके रखता है। अगर आपके बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो हमारी BMR क्या हो जाएगा? BMR में प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब मेटाबॉलिक रेट हमारा क्या हो जाएगा? गिर जाएगा।
इट ऑल्सो इंक्रीज आर हार्ट बीट, हमारे हार्ट बीट को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। जैसे सच डैट आप क्या करते हैं कि बस रनिंग करते हैं या फाइटिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो क्या होता है कि आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। आपकी हार्ट बीट बढ़ना जरूरी है क्योंकि उस टाइम में एक्सेस ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और अगर आपको एक्सेस ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि दिक्कत हो सकती है, ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इट ऑल्सो रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर, ये क्या करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि जो नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी टेम्परेचर है, नॉर्मल ह्यूमन की जो बॉडी टेम्परेचर है वो कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो डॉक्टर यूज करता है वो डॉक्टर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को यूज करता है, क्योंकि जो थर्मामीटर होता है वो कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर फ़ारेनहाइट में हम देखेंगे तो इसको चेक करेंगे और इसको हम क्या करते हैं, तो इस टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखने का काम किसका है, ये थायरोक्सिन हार्मोन का, मतलब थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन ये रिलीज करता रहेगा। तो क्या हो जाएगा कि हमारे बॉडी के अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, मतलब हमारे शरीर का तापमान क्या रहेगा, नियंत्रित रहेगा। और देखते हैं हम इसको कि जब क्या होता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म होता है और दूसरा होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपो में क्या होता है, जब इसकी कमी हो जाती तब क्या होती है, ठीक है, जब इसकी कमी हो जाती है तो हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम होती है, और हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम में क्या होगा, क्रेटिनिज्म। कौन सा प्रॉब्लम होगा, क्रेटिनिज्म। और इसके अंतर्गत क्या होता है, बीपी लो की प्रॉब्लम हमेशा रहता है। बोलते हैं ना कि जिनके अंदर बीपी की प्रॉब्लम रहती है, बीपी लो की प्रॉब्लम रहती है, उनको नमक ज्यादा खाना चाहिए, नमक ऊपर से खाना चाहिए। जब वो नमक ऊपर से खाएंगे तो क्या होगा, उसके क्रेटिनिज्म क्या हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा, और उसकी बीपी की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, जो बीपी लो की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। इसीलिए बीपी लो की प्रॉब्लम वाले को क्या कहते हैं कि नमक ज्यादा खाना चाहिए। क्यों, क्योंकि नमक में आयोडीन होता है और आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन को बढ़ाता है, और थायरोक्सिन हार्मोन आपको क्या करता है, आपके बॉडी को क्या करता है, बीपी को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। और हम इसमें क्या देखते हैं, इट इज कॉगेनिटिकल। क्या होता है ये, कॉगेनिटल, ठीक है, ये होता क्या होता है, कॉन्गेनिटल या सिंस बर्थ डिजीज भी बोलते हैं हम। ये क्या होता है, जन्म से ही रहता है। इसीलिए बोलते हैं कि जब कोई लेडीज प्रेगनेंसी में होता है तो उसको क्या करना चाहिए, आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए उसको आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब तक वो पेट से ही सुरक्षित नहीं रहेगा तब तक उसको आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा क्या हो सकता है, मेंटली प्रॉब्लम भी हो सकता है, डिफरेंट साइज ऑफ हैंड्स एंड लेग्स भी हो सकता है। क्या हो सकता है कि उस बच्चे के अंदर मानसिक बीमारी हो सकती है, मानसिक रूप से उतनी ज़्यादा वो विकसित नहीं हो सकते हैं, जो उनकी सोचने की क्षमता होगी वो कम हो जाएगी। वो इसलिए कम हो जाएगी क्योंकि वो उस हिसाब से जितना जो थायरोक्सिन हार्मोन अगर उसके अंदर होता तो क्या होता है कि उसकी मानसिक विकास अच्छी तरह से हो पाता। इसीलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए डॉक्टर आपको सजेस्ट क्या करता है कि नमक कैसा खाना चाहिए, आपको कैसा नमक खाना चाहिए, आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होगा, अगर मान के चलते कि किसी के अंदर ये प्रॉब्लम हो जाती तो आप देखते हैं ना, बहुत सारे बच्चों के कुछ एक हाथ टेढ़े हो जाते हैं, एक हाथ पतले रह जाते हैं, एक पैर पतले रह जाते हैं, एक पैर मोटे हो जाते हैं। इस तरह से ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग साइज के हाथ और पैर हो सकते हैं, मेंटली प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखते हैं जब ये बढ़ जाता है तो क्या होता है। अब तो हमने ये तो देखा कि कमी हो जाती है तब क्या होता है, अब हम ये देखेंगे कि जब बढ़ जाएगा तब क्या होगा, बढ़ने के बाद भी तो प्रॉब्लम होगा। हर चीज अगर नियंत्रित अवस्था में, नियंत्रित मात्रा में रहती है तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। लेकिन अगर कोई चीज ज्यादा हो जाता है या कोई चीज कम हो जाता है तो उसका नुकसान होता है हमारे शरीर में। तो हम देखते हैं जब ये बढ़ जाता तो क्या होता है, हाइपर थायरॉयडिज्म। जब हाइपर थायरॉयडिज्म की कंडीशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बढ़ने की कंडीशन। इसमें कौन सी बीमारी होती है, ग्रेव डिजीज। कौन सी डिजीज होती है, ग्रेव डिजीज। इसको हम दूसरा नाम क्या जानते हैं, एक्सोफ्थेल्मस डिजीज। हम इसको एक्सोफ्थेल्मस डिजीज, ये दोनों नाम, इसी दोनों नाम से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोफ्थेल्मस डिजीज, ठीक है। इसमें क्या होता है,
आई बल्गिंग आउट क्या होता है? आंख, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी आंख क्या होता है, नॉर्मल साइज के कंपैरिजन में बहुत बड़े बड़े आंख दिखते हैं। जैसे अगर वो पूरी आंख खोल देंगे तो आपको डर लगने लग जाएगा। इसलिए डर लगने लग जाएगा क्यों? क्योंकि उसके अंदर ज्यादा सीक्रेट हो गया थायरोक्सिन हार्मोन। जब थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो गया है तो उसकी आंख की साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, उसकी आंख बहुत ज्यादा बाहर की तरफ है, ऐसा लगता है कि आंख लटक रहा है। ठीक है। और दूसरा क्या होगा, जब आपको पता है कि जब कमी थी तो बीपी की कमी थी, जब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी थी तो बीपी की कमी थी, लेकिन जब थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ गया तो बीपी क्या हो गया, बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। तो जब लोगों के अंदर बीपी बढ़ जाती है उनको क्या बोलते हैं, नमक कम खाने के लिए, नमक नहीं खाने के लिए। तो कहीं ना कहीं क्या देखा आपने कि नमक जिम्मेदार है बीपी बढ़ाने के लिए भी और नमक जिम्मेदार है बीपी घटाने के लिए भी। तो इसीलिए एक निश्चित अनुपात में ही खाना चाहिए, और खासकर ऊपर से कितना भी कम नमक हो तो ऊपर से आपको नहीं लेना चाहिए नमक। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि ऊपर से जो आप नमक लेते हैं वो बहुत ही ज्यादा डायरेक्टेड फॉर्म में आपके बॉडी के अंदर जाता है, वो ज्यादा हार्म पहुंचाता है। ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन अगर कोई बीपी लो की प्रॉब्लम है तो उनको खाना चाहिए, तो उनके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट थायराइड ग्लैंड के बारे में कि किस तरह से ये हमारे शरीर में काम करता है और जो है ये किस तरह से हमें हेल्प करता है। तो आगे ऐसे ही और भी बहुत सारे टॉपिक अभी आना बाकी है, और चैनल पर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो और भी बहुत सारे वीडियो लिस्ट अप में लगे हुए हैं जो आप देखेंगे और वहां से अपने एग्जाम के प्रश्नों को आप सुनिश्चित करेंगे कि आपकी प्रश्न सही हो जाएंगे। ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, वहां से जाकर के और भी बहुत सारे वीडियो देख करके वहां से नोट्स बनाए और अपने तैयारी को सुनिश्चित करिए, क्योंकि जब तक आप जगेंगे नहीं, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। देखने से कुछ नहीं होगा, आपको देखने के साथ साथ कॉपी और पेन में लिखना भी पड़ता है, क्योंकि जब आप एक बार लिखते हैं तो उसका 25% आपको उसी टाइम एज इट इज याद हो जाता है, और जब आप ये काम 3-4 बार करेंगे तो आपको किसी भी चीज को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। आप क्या करें, हर दिन का एक छोटा सा क्या करें, रोड मैप बनाए, एक रूटीन बनाए, और उस रूटीन को आप फॉलो करने की कोशिश करें। सबसे पहले चाहे छोटा ही रूटीन करें, लेकिन उस रूटीन को क्या करें, डेली आपको फॉलो करना है। और जब आप उस रूटीन को पूरा करेंगे तो शाम तक और कुछ दिनों तक आप लगातार ऐसा करते रहेंगे तो आप पाएंगे कि आप एक बेहतर स्थिति में हैं। तो इस तरह से पढ़ते रहिए। बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।